आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कोड डेटा की हेल्प के साथ जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर करवाना है लोकली डिवाइस के अंदर। तो कोड डेटा एक काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है यूआई किट की तरह ही, जिसकी हेल्प के साथ हम जो डेटा है उसको मैनेज कर सकते हैं। आज की एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को जो है वो स्टोर कर सकते हैं कोड डेटा की हेल्प के साथ, और उसको बाद में फैच करेंगे और उसको जो भी डेटा हमारे कोड डेटा में अवेलेबल होगा उसको हम क्लियर कैसे करेंगे, ये भी हम आज की एग्जांपल के अंदर सीखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने पीसी, कहने का मतलब अपनी मैकबुक के ऊपर एक्स कोड के थ्रू जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक नेम एंटर करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ विनोद। तो जैसे ही मैं विनोद लिख के यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं लेबल के अंदर मेरा टेक्स्ट जो है वो लिखा आ चुका है कि डेटा हैज़ बीन सेव्ड इन यूजिंग कोड डेटा। और यहाँ पे एक और मैं नेम जो है स्टूडेंट का वो लिख देता हूँ राकेश। और जैसे ही मैं फिर से सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैकएंड के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है प्रिंट की हेल्प के साथ। सबसे पहले मैंने विनोद को सेव किया था और उसके बाद में फिर से मैंने एक डेटा और सेव किया राकेश। और सेव करवाने के बाद मैंने जितने भी नेम्स हमारे कोड डेटा के अंदर सेव किए हुए हैं उनको मैंने फैच की रिक्वेस्ट के साथ जो है वो फैच किया और उसके बाद में उसको प्रिंट करवाया। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास लिखा आ चुका है कि डेटा हैज़ बीन क्लियर्ड। जितने भी नेम्स ऑलरेडी सेव होंगे वो सारे जो है वो क्लियर हो चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे फिर से कोशिश करता हूँ, मैं लिखता हूँ मोहित, और जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास अब जो डेटा सेव हुआ है वो है मोहित, और जो रिट्रीव हुआ है डेटा वो भी है मोहित। विनोद और राकेश ऑलरेडी जो है वो क्लियर की हेल्प के साथ जो है डिलीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड स्टूडेंट, अगर मैं इस ऐप को स्टॉप करूं और फिर से दोबारा से सपोज करें इसको मैंने किसी फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन किया ऐप को क्लोज करने के बाद, और यहाँ पे फिर से एक नेम जो है वो मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ हरीश। और जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो मोहित था, मोहित ऑलरेडी मैंने सेव करवाया था प्रीवियसली, और हरीश जो है अब मैंने सेव करवाया है। तो आप देख पा रहे हैं ऐप को क्लोज करने के बाद भी हमारा जो डेटा है वो परसिस्ट करता है कोड डेटा के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरे पास जो थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हैं वो दिखाई हुई हैं। ये टर्म्स जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अब। तो काफ़ी सिंपल टर्म्स हैं यहाँ पे, इनके बारे में और भी थ्योरेटिकली आप इंटरनेट से सर्च करके जो है वो देख सकते हैं। तो बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आता है कोड डेटा। तो कोड डेटा एक फ्रेमवर्क ही है यूआई किट की तरह, जिसकी हेल्प के साथ हम डेटा को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है एनएस परसिस्टेंट कंटेनर। तो ये एक क्लास ही है जो हमारा काम जो है वो सिंप्लीफाई करती है ताकि हम क्रिएट और मैनेज कर पाएँ कोड डेटा स्टैक को। तो कोड डेटा स्टैक जो है इन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट मॉडल, एनएस परसिस्टेंट स्टोर कोऑर्डिनेटर और एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट। इन तीनों चीज़ों को जो मैनेज करता है वो कौन करता है? वो करता है एनएस परसिस्टेंट कंटेनर। बस इतना आपको जानना चाहिए। और आगे आप एक यूज़ करेंगे एनएस एंटिटी डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली जितना भी डेटा स्टोर होता है परसिस्टेंट स्टोर के अंदर, परसिस्टेंट स्टोर का मतलब कोड डेटा के अंदर, उनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है तो वो सारा काम कौन करती है? क्लास एनएस एंटिटी डिस्क्रिप्शन क्लास का काम है। आगे हमारे पास एक और टर्म अवेलेबल है एनएस फेच रिक्वेस्ट। तो बेसिकली जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टोर्ड हैं परसिस्टेंट स्टोर के अंदर, कहने का मतलब कोड डेटा के अंदर, उनको जो रिट्रीव करने का सारा काम है वो कौन हैंडल करता है? एनएस फेच रिक्वेस्ट हैंडल करती है। तो अब आगे आपको एक टर्म आएगी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जैसे हम
टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, उसी तरीके से अगर हमने कोई परसिस्टेंट स्टोर के अंदर कोई रिकॉर्ड सेव करना है तो उसको एज ए मैनेज ऑब्जेक्ट हम डील करेंगे। तो चलिए उसके बाद हमारे पास आता है मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट। तो बेसिकली ये एक क्लास ही है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काफ़ी सारे जो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है मैनेज करना, उनको अच्छे से सेव करवाना और उनको जो है रिट्रीव करवाना। तो सारा जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो जो है वो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट ही करता है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट करना है और प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे देना है। कहने का मतलब आपकी एग्जाम्पल का जो नेम है वो यहाँ पे आपने कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर डेटा बेसिक एग्जाम्पल 1। तो बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, लैंग्वेज आपने स्विफ्ट यूज़ करनी है और साथ में ये जो चेक मार्क है इसको आपने अनेबल करना नहीं भूलना, क्योंकि इसी के हेल्प के साथ जो है हम कोर डेटा को जो है वो यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये ऑप्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको अनेबल रखना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आप कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें जिसके अंदर आज के एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं अगर आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो वर्ज़न मैं यूज़ कर रहा हूँ स्विफ्ट का वो है 5 और अगर मैं आपको एक्स कोड का वर्ज़न दिखाऊं तो वो है 10.2.1। और अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी मैं यहाँ पे मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास मैकबुक एयर है। तो चलिए अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे ही आपने कोर डेटा को सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम के वक्त तो आपके पास एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी, वो है कोर डेटा। कहने का मतलब आपकी एग्जाम्पल का जो नेम था और साथ में जो एक्सटेंशन लगी है वो है XC डेटा मॉडल। तो इस तरीके की फ़ाइल है जिसके अंदर हम जो एंटिटीज़ हैं वो क्रिएट करेंगे ताकि हम डेटा को स्टोर करवा पाएँ। और अगर मैं आपको ऐप डेलीगेट के अंदर कोड दिखाऊं तो जो एक्स कोड है वो ऑटोमेटिकली जो कोड है ये परसिस्टेंट कंटेनर वाला कोड है और यहाँ पे सेव कंटेक्स्ट वाला कोड है ताकि हम डेटा को ईजिली जो है वो स्टोर करवा पाएँ परमानेंटली। तो ये फंक्शनैलिटी हमें इनबिल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है एक्स कोड के अंदर जैसे ही हम यूज़ कोड और डेटा वाली ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हमने सबसे पहले जो डेटा स्टोर करना है उसके लिए जो एंटिटी क्रिएट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने XC डेटा मॉडल के अंदर जाना है और यहाँ पे एक एंटिटी को आपने ऐड करना है और इस एंटिटी का जो नेम है वो आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट डेटा और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं और इस एट्रीब्यूट का नेम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट नेम। और यहाँ पे जो है जो उसकी टाइप है किस तरीके का डेटा हम स्टोर करवाना चाहते हैं यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्ट्रिंग। तो इतना सा सब सिंपल से एग्जांपल है ताकि हम किसी भी स्टूडेंट का जो नेम है वो यहाँ पे स्टोर करवा पाएँ। तो चलिए इसको एक बार सेव कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एंटिटी है वो बन चुकी है। अब आपने यहाँ पे एक ऑप्शन और देखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी ऑप्शन है। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट डेटा को तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और निकल के आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोड जनरेशन। तो कोड जनरेशन आपने कौन सा रखना है तो आप मैनुअली यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। आप क्लास भी कर सकते हैं, क्लास डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो हम यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। चलिए इसको एक बार सेव कर देते हैं। अब हमने ऑटोमेटिकली जो हमारी क्लासेस हैं वो क्रिएट करनी है तो उसके लिए एडिटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट NS मैनेज्ड ऑब्जेक्ट सब क्लास। तो इससे क्या होगा, काफ़ी सारा कोड जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली बिल्ट हो जाएगा जिसको हम अपने पर्टिकुलर कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं अपने फोल्डर के अंदर।
तो यहाँ पे अब अगर आपको मैं अब दिखाऊं तो दो जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन चुकी हैं। इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि काफ़ी सारा कोड जो है हमारे पास एक क्लास बन चुकी है स्टूडेंट डेटा नाम की, जो किस टाइप की है, जो इनहेरिटेड है या कह सकते हो, जिसमें हमने प्रोटोकॉल यूज़ किया है एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल रिकॉर्ड को हम कहते हैं एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कोड डेटा की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे जो फैच रिक्वेस्ट है वो भी हमारे पास बन चुकी है, जो हमने एट्रीब्यूट लिया था वो भी यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। तो काफ़ी कोड जो है वो और भी इजी हो चुका है हमारा। अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम जो है अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू हम ऐड करेंगे अपना लेबल। तो चलिए लेबल सर्च करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इसको करना क्या है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट डेटा। स्टूडेंट डेटा लिखने के बाद इसको फिर से हॉरिजेंटली कर देते हैं। और अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो है इसकी जो फॉन्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 24 और बोल्ड कर देता हूँ। अब अपने डेटा जो है यूज़र से फैच करवाना है, मगर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट और भी है, हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे सेट कर देते हैं, हाइट भी सेट कर देते हैं इसकी। तो अब हमने यहाँ पे जो डेटा यूज़र से लेना है तो उसके लिए टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करेंगे। तो मैं टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर, इसको रीसाइज कर देते हैं। अब हमने इसकी भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे सेट कर देने हैं। और इसका जो प्लेस होल्डर है, कहने का मतलब कि यहाँ पे यूज़र से हम क्या क्या थिंग जो है वो एंटर करवाने के लिए रिक्वेस्ट करें, तो वो यहाँ पे लिखेंगे एंटर स्टूडेंट नेम प्लेस होल्डर के अंदर। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे एक बटन यूज़ करना है। तो बटन यहाँ पे सेव करवाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस बटन को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इसका नेम जो है वो मैं रख देता हूँ सेव। आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं और फॉन्ट यहाँ पे 24 कर दें। अब हमने इसको जो है इसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स भी इसके सेट कर दिए। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे एक लेबल को यूज़ करेंगे ताकि जैसे यूज़र सेव बटन के ऊपर क्लिक करें तो हम यूज़र को जो है कुछ डिस्प्ले करवा पाएँ कि डेटा हमारा जो है वो सेव हो चुका है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं लेबल जो है वो यहाँ पे रख देता हूँ। इसको भी जो है रीसाइज कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट आप इंक्रीज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट भी मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, 20 कर दें। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं। और अब हमने एक बटन और यूज़ करना है, तो उससे पहले इसका जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देते हैं। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिए। अब हमने यहाँ पे जो है एक बटन और यूज़ करना है ताकि हम जो डेटा ऑलरेडी कोड डेटा के अंदर स्टोर है उसको भी जो है वो हम क्लियर करवा पाएँ। तो चलिए यहाँ पे क्लियर का एक बटन मैंने ऐड कर दिया है। इसका भी फॉन्ट 20 कर देते हैं और इसका भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बन चुका है। अब हमने इसका जो आईबी आउटलेट और आईबी एक्शंस हैं वो क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं और अब हमने यहाँ पे जो विंडोज़ है थोड़ी सी मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर आप प्रॉपरली देख पाएँ तो आप देख पाएंगे कि जो क्लास मैंने यहाँ पे आईबी आउटलेट यूज़ करना है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। और इसके अंदर हम अब वन बाय वन जो इसके आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करेंगे और आईबी एक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसका नेम रखना है एस नेम, एस टी डी नेम भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेम एज ए याद रहेगा हमें, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस लेबल को सिलेक्ट करते हो, इसी तरीके से इसका भी जो स्टेटस इसका नाम रख देते हैं ताकि जैसे ही यूज़र सेव के ऊपर क्लिक करे
या क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करें तो उसका जो स्टेटस होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाएगा। इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने जो है IB एक्शन यूज़ करने हैं, वो इस सेव बटन के लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ नेम इसका सेव डेटा और इसको कनेक्ट कर देते हैं। और अब जो है IB एक्शन जो है इस क्लियर बटन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर डेटा। तो चलिए इसको भी जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़े यहाँ पे हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था उसका जो IB आउटलेट और IB एक्शंस हैं वो बन चुके हैं। तो अब हमने आगे करना क्या है वो सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमने जो है कोडिंग की तरफ जानना है। तो कोडिंग हम किसके लिए करेंगे? डेटा को स्टोर करवाने के लिए करेंगे अपने कोर डेटा के अंदर। तो कोडिंग काफ़ी इजी है। कोडिंग करने के लिए आप चाहें तो एक सेपरेट जो क्लास है वो क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर ही जो है आप कोड लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है एक सेपरेट कोड जो है वो लिखने की कोशिश करें। तो उसके लिए यहाँ पे एक क्लास को ऐड करेंगे, स्विफ्ट क्लास होगी। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और इसका जो नेम है वो मैं रख देता हूँ डेटाबेस सेविंग। तो चलिए इसको जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो है क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना है कोर डेटा। अब हमने यहाँ पे लिखना है क्लास का नेम डेटाबेस सेविंग। क्लास का नेम लिखने के बाद यहाँ पे जो है इसकी बॉडी क्रिएट करेंगे। तो अब मैं विंडोज़ जो है वो हाइड कर देता हूँ और डायरेक्टली आपको कोड की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे कोड आपने किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे दो तरीके के जो फंक्शंस हैं वो हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन होगा सेव डेटा। तो सेव डेटा जो है हमारे पास स्टूडेंट का जो नेम है वो यहाँ पे एज ए पैरामीटर लेगा और उसको सेव करवाने की कोशिश करेगा कोड डेटा के अंदर। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन, इसको हम कोड करेंगे। और दूसरा फंक्शन होगा क्लियर डेटा। तो ये बेसिकली कोई भी यहाँ पे आर्गुमेंट यहाँ कह सकते हो पैरामीटर नहीं लेगा, ये डायरेक्टली क्या करेगा आपके कोड डेटा के जो एंटिटीज़ हैं उनको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेगा। अब हमने जो है यहाँ पे कोड लिखना है सेव फंक्शन के अंदर, सेव मेथड के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे लेट ऐप, और इसको एज ए ऐप डेलीगेट का जो शेयर्ड इंस्टांस है वो रिट्रीव करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे UI एप्लीकेशन डॉट शेयर्ड डॉट डेलीगेट और इसको कन्वर्ट करेंगे एज ए ऐप डेलीगेट। तो चलिए ये हमारा जो पहला वेरिएबल है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमने जो है इसके थ्रू जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसको रिट्रीव करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट को रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे कॉन्टेक्स्ट, और इस ऐप वेरिएबल के थ्रू जो है हम परसिस्टेंट कंटेनर के थ्रू जो व्यू कॉन्टेक्स्ट है उसके थ्रू जो है इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिट्रीव करेंगे। तो चलिए अब हमने जो है फर्दर जो है कोड लिखना है। तो फर्दर कोड लिखने के लिए हम यहाँ पे जो है सबसे पहले एंटिटी को असेस करेंगे। तो एंटिटी को असेस करने के लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे लेट, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे स्टूडेंट, और स्टूडेंट लेने के बाद यहाँ पे अब हम इक्वल टू और NS एंटिटी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एंटिटी डिस्क्रिप्शन जो है उसके थ्रू जो है एक इंसर्ट करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है मेथड इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। और अब हमने किस एंटिटी के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट करना है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो एंटिटी हमारी यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, एक्सी डेटा मॉडल के अंदर जो स्टूडेंट डेटा है ये हमने एंटिटी का नेम रखा था। तो उसी एंटिटी नेम को हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। सॉरी एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा। तो चलिए किसके अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट करना है वो हम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कॉन्टेक्स्ट हमने परसिस्टेंट कंटेनर के थ्रू जो है रिट्रीव किया है। तो चलिए अब हमने फर्दर जो है यहाँ पे जो है इसको एक्सक्लेमेशन यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है जो कॉन्टेक्स्ट था वो ऑप्शनल वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको फोर्सली जो है वो अनरैप कर दिया है। अब हमने जो करना क्या है, स्टूडेंट के अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं
तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम सेट करेंगे। तो प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम है, सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ। जो स्टूडेंट का नेम है ये वाला एट्रीब्यूट, इसको हम सेट करेंगे कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टूडेंट डॉट यहाँ पे आएगा स्टूडेंट का नेम। तो उसके लिए यहाँ पे असेस करने की कोशिश करते हैं इसको, स्टूडेंट नेम इक्वल टू, और जो नेम है वो कहाँ से आएगा उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे असेस क्यों नहीं हो पा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट भी करना था, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एज ए स्टूडेंट डेटा, जो हमारा एनएस ऑब्जेक्ट क्लास है उसके अकॉर्डिंगली। अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट के थ्रू जो स्टूडेंट नेम है वो असेस हो पाएगा, और इसके अंदर जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, जो हमारे पास यहाँ पे इस मेथड को जो भी कॉल करेगा वो हमारे पास पैरामीटर जो है वो रिट्रीव करेगा। तो पैरामीटर को एज ए सेट कर देते हैं स्टूडेंट नेम पे। अब हमने करना क्या है, अब हमने हमारे पास जो एनएस ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है, उसको सेव करवाना है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे पहले डू स्टेटमेंट यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा सेव कॉन्टेक्स्ट वाला मेथड है वो जो एक्सेप्शन है वो थ्रो कर सकता है, इसलिए हमने उसको डू और कैश के बीच में लिखना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो कोड लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ट्राई, और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है सेव मेथड को जो है वो असेस करेंगे। तो चलिए सेव मेथड को मैंने असेस कर दिया, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू जो है यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे डेटा हैज बीन सेव्ड। तो चलिए यहाँ पे ये भी प्रिंट हो गया। अब हमने जो है सारा डेटा रिट्रीव करना है सेव करवाने के बाद के कोर डेटा के अंदर कौन कौन सा डेटा ऑलरेडी सेव्ड है। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे रिजल्ट, और अब हमने यहाँ पे फिर से ट्राई यूज करना है, और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है उसका फेच मेथड जो है वो कॉल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फेच। अब हमने जो है स्टूडेंट डेटा के थ्रू जो है फेच रिक्वेस्ट को कॉल करना है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये फेच रिक्वेस्ट को कॉल किया, और इसको भी एज ए कन्वर्ट करेंगे, ये हमें एरे रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट डेटा रिटर्न हुआ था, और यहाँ पे अब हमें नंबर ऑफ एनएस ऑब्जेक्ट जो है वो मिलेंगे, इसलिए हमने उनको एज ए एरे यहाँ पे यूज करना है। तो ये मैं अगर आपको दिखाऊं फेच रिक्वेस्ट वाला मेथड, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये ऑलरेडी जो है एक्सकोड ने पहले से ही बना के हमारे लिए रखा हुआ है, क्योंकि हमने ये वाली ऑप्शन को यूज किया था यहाँ पे एडिटर के थ्रू जो है। आपको दिखा देता हूँ एक बार, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं दोबारा से। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बन चुका है, तो अब हमारे पास ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं एक बार, आपको दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सी डेटा मॉडल के अंदर, यहाँ पे एडिटर के अंदर जो क्रिएट एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट सब क्लास इस तरीके की ऑप्शन थी, उसने हमारे पास यहाँ पे फेच मेथड जो प्री बिल्ट कर दिया है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और एज ए एरे उसको कन्वर्ट करेंगे। अब हमने करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है, हर एक आइटम को असेस करेंगे किसमें से, रिजल्ट में से, और उसको प्रिंट करवाते जाएंगे लाइन बाय लाइन, ताकि आप सारा डेटा जो है वो देख पाएँ। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट स्टूडेंट नेम, और इसको अनरैप करेंगे, और यहाँ पे हमारा कोड जो है वो डू वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हमने कैच के अंदर बस सिंपली ये लिखना है कि एरर अकर्ड ड्यूरिंग सेव एंड फेच। तो चलिए ये अगर कोई एरर यहाँ पे हमारे पास निकल के आती है, तो उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे हमारे पास कैश ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और हमारे पास जो एरर है वो इस तरीके का मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो पाएगा। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इस कोड के बारे में, सेव कोड के बारे में।
तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल हमने लिया है जिसके अंदर ऐप डेलीगेट का जो इंस्टेंस है वो हमने सेव करवाया है। फिर हमने कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ किया है। फिर हमने एनएस एंटिटी डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो है एक नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है। किस एंटिटी में किया है, वो है स्टूडेंट डेटा एंटिटी जो हमने क्रिएट की थी। वो हमें एज ए एनएस ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करेगा। उसके अंदर हम जो उसकी एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट नेम है, वो हम सेव करवा पाएंगे। और अब हमने कॉन्टेक्स्ट को सेव करवाना है ताकि हमारा जो नया ऑब्जेक्ट है, जो एनएस ऑब्जेक्ट है, वो सेव हो पाए एंटिटी के अंदर। फिर हमने यहाँ पे जो है फेच को यूज़ किया है ताकि नंबर ऑफ एनएस ऑब्जेक्ट जो है हमें एज ए एरे रिटर्न हो पाए और हम उसको जो है वन बाय वन हर एक एनएस ऑब्जेक्ट के जो अंदर जो स्टूडेंट का नेम है उसको जो है वो रिटर्न करके उसको प्रिंट करवा पाएँ। तो चलिए, ये थी हमारी कोडिंग सेव की। अब हमने जो है डिलीट की कोडिंग करनी है। तो डिलीट की कोडिंग भी काफ़ी ईजी है। सबसे पहले हमें इसी तरीके से ऐप डेलीगेट और कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो दोबारा इसको टाइप कर सकते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो पाए। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे जो हर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हर एक एनएस ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोड डेटा के अंदर स्टोर, उसको जो है हमने वन बाय वन जो है वो डिलीट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे करेंगे क्या, फिर से वही स्टेटमेंट यूज़ करेंगे डू, और यहाँ पे यूज़ करेंगे कैच। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे डू के अंदर क्या करना है, डू के अंदर उसी तरीके से लेट। तो अब हमने यहाँ पे जो है फैच रिक्वेस्ट को कॉल करना है। तो यहाँ पे आइटम्स, और अब हमने यहाँ पे लिखना है ट्राई कॉन्टेक्स्ट, और इसके थ्रू जो है फिर से फैच को यूज़ करेंगे। फैच कॉल कहाँ से करना है, स्टूडेंट डेटा में से कॉल करना है फैच रिक्वेस्ट, और उसको एज ए कन्वर्ट करना है आपने एरे के थ्रू। तो यहाँ पे स्टूडेंट डेटा एज ए एरे यूज़ करेंगे। अब हमने हर एक आइटम को आइटम्स के अंदर जो है इटरेट करना है, कहने का मतलब लूपिंग के थ्रू यूज़ करना है, और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है हर एक एनएस ऑब्जेक्ट को जो है आपने डिलीट करने की यहाँ पे कोड करना है, डिलीट करने की कोशिश करनी है हर एक आइटम को। और जैसे जैसे डिलीट होती जाएगी हर एक आइटम्स के अंदर, लास्ट में आपने कॉन्टेक्स्ट को जो सेव है वो करवाना है, और उसके बाद में प्रिंट करवाना है कि डेटा हैज़ बीन क्लियर्ड सक्सेसफुली। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो क्लियर हो चुका है कोड के थ्रू। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे कैच के अंदर भी एक बार फिर से लिख देते हैं प्रिंट, उसी तरीके का मैसेज लिख देते हैं एरर अकर्ड ड्यूरिंग डिलीट, ताकि हमें पता चल पाए कि जो एरर है वो डिलीट के कारण जो है यहाँ पे किसी कोड के कारण जो है वो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुई है। तो चलिए, डिलीट का कोड भी सेम उसी तरीके का है जैसे हमने सेव करवाया था। बस सिंपली करना क्या है, फैच रिक्वेस्ट के थ्रू सारा डेटा रिट्रीव करना है, और हर एक एनएस ऑब्जेक्ट को इटरेटिंग के थ्रू जो है डिलीट करते जाना है, और बाद में कॉन्टेक्स्ट को जो है वो सेव करवा देना है, और सिंपली एक मैसेज प्रिंट कराना है कि डेटा जो है वो क्लियर हो गया है सक्सेसफुली। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा कोड जो है वो बन चुका है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट के अंदर जो है वो हमने यहाँ पे कोड लिखना है। तो कोड सिंपली क्या है, कोड हमने सिंपली ये दोनों जो मेथड्स हैं वो कॉल करने हैं जो हमने यहाँ पे अभी कोड किए डेटा बेस सेविंग के अंदर। पहले सेव वाला मेथड कॉल करेंगे, उसके बाद में क्लियर वाला जो मेथड है वो कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सेव डेटा के अंदर देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने लिखना क्या है, हमने सबसे पहले यहाँ पे लेट एक वेरिएबल यूज़ करेंगे डेटा हैंडलर DH, और यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस सेविंग, और इसको जो है यहाँ पे इसका जो एक इंस्टेंस है वो क्रिएट करेंगे। अब हम इसके थ्रू जो है सेव को कॉल करेंगे, और डेटा कहाँ से रिट्रीव होगा, जो हमारे पास यहाँ पे IB आउटलेट है std नेम का, उसके थ्रू हम डेटा जो है जो भी यूज़र यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करेगा उसी डेटा को हम सेंड करेंगे सेव मेथड को। और उसके बाद में जो लेबल है हमारा स्टेटस वाला लेबल,
यहाँ पे स्टेटस के थ्रू जो है टेक्स्ट जो है इस लेबल का चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेटा हैज़ बीन सेव्ड। तो चलिए यहाँ पे पहला हो गया। इसी तरीके से क्लियर के अंदर हमने करना क्या है, सेम उसी तरीके से डेटा हैंडलर एक DH वेरिएबल, आप कोई भी नेम रख सकते हैं और उसको एज ए इंस्टांस हम बनाएंगे इस डेटा बेस सेविंग क्लास का। और अब हमने DH के थ्रू जो है क्लियर मेथड को जो है वो कॉल करना है और स्टेटस के अंदर उसका टेक्स्ट जो है लेबल का वो सेट करना है। वो क्या सेट करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डेटा हैज़ बीन क्लियर्ड। तो चलिए यहाँ पे दोनों का कोड हो चुका है, काफ़ी सिंपल कोड है। किसी क्लास का एक वेरिएबल लेके हम उस क्लास के जो मेथड्स हैं उनको कॉल कर सकते हैं। तो हमने सेम वही किया है दोनों फंक्शंस के अंदर। तो चलिए अब हमारा कोड जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक बार रन करके देखेंगे और देखेंगे क्या ये प्रॉपरली वर्क करता है। तो मैंने इसको बिल्ड कर दिया है और सिमुलेटर के अंदर जो अभी हमारी ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देती है ये हमारी ऐप। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नेम जो है वो मैं यहाँ पे सेव करवाने की कोशिश करूँगा, हरिति। और जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देख पा रहे हैं हरिति जो है वो सेव हो चुका है। अब एक नेम और सेव करवा देते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहित। तो चलिए यहाँ पे सेव करवा देते हैं मोहित। दोनों जो नेम्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। अगर मैं इस ऐप को स्टॉप करके, कहने का मतलब बंद करके दोबारा से अगर मैं इसको रन करता हूँ सिमुलेटर के अंदर, तो डेटा मेरा जो है वो परसिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एक नेम और सेव करवाऊंगा, यहाँ पे सेव करवाता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं पुराने दो नेम जो है वो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जो है रिट्रीव हो चुके हैं, क्योंकि वो परसिस्टेंट स्टोर के अंदर स्टोर हुए हैं। अगर मैं क्लियर के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास आ चुका है लिखा डेटा हैज़ बीन क्लियर्ड, और यहाँ पे भी डेटा हैज़ बीन क्लियर्ड। और अगर मैं एक नेम और यहाँ पे सेव करवाने की कोशिश करूँ तो आप देख पाएंगे अब हमारे पास जो नेम है वो एक ही रिट्रीव हुआ है, क्योंकि हमने पुराना डेटा जो है वो सारा क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके की हमारी एग्जांपल थी आज की। अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से कोर डेटा के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को फैच करते हैं और डेटा को डिलीट करते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं वो किस ट्यूटोरियल किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, ताकि हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो बना पाएं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।